तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी बनाई किसने थी? बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पे हम बेसिकली इसको बोलते भी हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये कौन थे? ये आपके एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इनका मेन पर्पस क्या था? ये जानना कि टीचर कितना बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करने में सक्षम है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, आपका रोट लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप पे था, जैसे इंडिया में हो रहा है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो वो चीज़ जो आपकी है बहुत ज़्यादा हाइप पे थी और उसको कर्व करना इंपॉर्टेंट हो गया था। तो तब बेसिकली इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही टीचर पढ़ा रहा है लेकिन एक बच्चा फेल हो रहा है और एक बच्चा टॉप कर रहा है। हर किसी की एजुकेशन सेम है, तो इन्होंने फाइनली कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। अंडर दैट एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने ये देखा अपनी टीम के साथ कि जिन बच्चों को उन्होंने सेग्रीगेट करा पढ़ाने के तरीके के हिसाब से, जो बच्चे फेलियर थे ना, तरीका बदलने से वो भी एवरेज हो गए थे या टॉपर हो गए थे। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप एक सिंगल तरीके से हर बच्चे को चीज़ें नहीं समझा सकते। हर किसी की मेंटल कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी का समझने का तरीका अलग है, विच इज़ टोटली सब्जेक्टिव। इन्हीं को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हर बच्चे में है और अगर आपको उस चीज़ को टैकल करना है तो आप एक सिंगल हैंडेड तरीके से बच्चों से बात नहीं कर सकते या बच्चों को समझा नहीं सकते, विच इज़ वेरी क्लियर। तो ये इनका एक चीज़ आई थी बाहर की, यू कांट टीच एवरी वन इन अ सेम पर्सन एंड एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज। ठीक है, डिफरेंट कैपेबिलिटीज। किसी का कोई, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर बात करें तो बहुत तरीके से आ सकती है। रीजन की वजह से आ सकती है, लैंग्वेज की वजह से आ सकती है, सिटी की वजह से आ सकती है, अर्बन लोकल की वजह से आ सकती है, या फिर आपका रूरल है तो चेंज होगा। मल्टीपल चीज़ें हैं। एक इंडिया का बच्चा सेम नहीं सोचता जैसे आपका वेस्टर्न कंट्री का सोचता है। तो ये आपका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। देन जेनेटिक रीजन कैन बी देयर। तो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों ही आपके काम करेंगे, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके बनाने में। देन देयर विल बी जेंडर डिफरेंसेस। लड़कियां अलग तरीके से समझती हैं, लड़कों का अलग तरीका होता है। लड़कियों की कुछ इनबिल्ट ट्रेट होती हैं कि वो ओवर थिंकर होती हैं। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट सो आई नो। ठीक है, कुछ इनबिल्ट ट्रेट्स हैं दैट यू विल बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स योर इमोशंस एंड ऑल। मेल विल बी नॉट somehow। ठीक है, तो ये आपकी इनबिल्ट चीज़ें हैं। मेल विल बी मोर अग्रेसिव बिकॉज दे हैव हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स देन अस। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज द वन विच इज अग्रेसिव हार्मोन, जो आपके अंदर एग्रेशन पैदा करता है। सो जो अगर जिसके अंदर वो ज़्यादा होगा तो एनी हाउ दे आर, और मतलब दे विल बी मोर व्हाट वी कॉल अग्रेसिव एनी हाउ। ठीक है, तो वो उनका कुछ जेनेटिक डिस्पोजिशन या आपको बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन बोल लो, दैट दे विल बी अग्रेसिव, और फीमेल्स का ऐसे ही थोड़ा कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बेसिकली बेंजामिन वॉल्फ जो थी, सॉरी, बेंजामिन ब्लूम जो थे, बेंजामिन वॉल्फ एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आपका वो दिया है, क्या दिया था, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे आगे। तो उन चीज़ों को बेसिकली जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको टैकल करने के लिए इन्होंने ये चीज़ बनाई। ठीक है, देन ब्लूम टेक्सोनॉमी ओरिजिनली आपकी पब्लिश कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, और हर साल वो क्या होती रही आपकी, चेंज होती रही। ठीक है, एंड द टेक्सोनॉमी वॉज मॉडिफाइड ईच ईयर फॉर 16 ईयर्स। 16 साल तक हर साल उसमें थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एडिशन आपका चलता रहा कि अरे यार ये रह गया अरे यार ये रह गया, तो वो चीज़ आपकी थ्रू आउट द टाइम चलती रही। अब इसको बताने का रीज़न क्या था? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से बेसिकली हम क्या पढ़ना चाह रहे थे कि एक बच्चे के लर्निंग अचीवमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे बच्चा आगे बढ़ता है। ठीक है, हाउ इट शुड बी। टेक्सोनॉमी हम साइंस में पढ़ते हैं, एनिमल टेक्सोनॉमी, जिसमें बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कि ये इस फाइलम से है, ये इससे है। सिमिलरली इसमें हम किसको क्लासीफाई करेंगे? लर्निंग को, लर्निंग अचीवमेंट्स को, कि बच्चों को कैसे पहले ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब बच्चा इस लेवल पे पहुंचेगा। सो दैट्स हाउ वी विल क्लासीफाई द थिंग्स। ठीक है, देन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कंप्राइज 3 लर्निंग डोमेन्स। 3 लर्निंग डोमेन है आपके। फर्स्ट विल बी योर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। पहला क्या होगा? कॉग्निटिव, विच इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन या माइंड जो भी है, इसमें जो भी काम आपका होगा वो आपका क्या होगा? कॉग्निटिव। देन देर विल बी अफेक्टिव। Affectively is basically which is affecting us, our moods,
एंजाइटी नहीं, इसमें अफेक्टिव में सिर्फ वो आएगा इमोशनल, ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग बेसिकली ना, आर फीलिंग्स विल कवर्ड अंडर द अफेक्टिव। हमें अफेक्ट सबसे ज़्यादा क्या करता है? फीलिंग्स। इफ़ वी डोंट हैव फीलिंग्स वी विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग। तो ये अफेक्टिव डोमेन उसके अंडर आएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द साइकोमोटर। साइकोमोटर इज बेसिकली व्हाट रिलेटेड टू मोटर स्किल्स। गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, इट इज साइकोमोटर लर्निंग। साइकोलॉजिकली यू हैव टू लर्न कि हाउ यू हैव टू बिहेव व्हेन अ ट्रक इज कमिंग, ठीक है, एंड देन यू हैव टू एक्ट ऑन मोटर एक्टिविटीज। तो ये आपका साइकोमोटर होता है जो आपका एक दिन में नहीं आता है। स्किल्स बेसिकली इसमें हम कंसीडर करेंगे, कोई भी मैकेनिकल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस भी मैंने बताया था, इंटेलिजेंस कैन बी एकेडमिकल, जो आपका कौन सा इंटेलिजेंट होता है, कॉन्क्रीट या फ्लूइड, ठीक है, ये आपका कौन सा इंटेलिजेंट होगा? जो आपकी फैक्ट्स डिटेल्स जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। अर्थ इज जियोइड, व्हाट इज इट? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। सो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस विल कम अंडर कॉग्निटिव, जो आपने चीज़ें सीखी हैं, कैसे आप उसे इवेल्युएट कर रहे हो, कैसे आप उसे सिंथेसाइज कर रहे हो, इट विल कम अंडर योर कॉग्निटिव थिंग। देन विल स्पीक अबाउट अफेक्टिव। डू यू नो इमोशनल इंटेलिजेंस? how to react at a particular situation? How do you know that you have to cry in a funeral and you have to laugh in a marriage? How do you know you have to be happy over there? It is what your EQ. EQ is what your emotional quotient, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंट भी बोल सकते, इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि कैसे, हाउ वी बिहेव, हाउ वी कैन, हाउ वी बिहेव और परसीव अ थिंग, हाउ वी शुड रिएक्ट टू दैट, ठीक है। ये एक लेमन टर्म बता रही हूँ, वी कांट से कि इसकी एग्जैक्ट ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट की अभी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। वहाँ पे अगर डेफिनेशन होगी तो यू एग्जैक्ट कोई नहीं लिखता, पहली बात तो जो वहाँ लिखी होगी यू विल एबल टू सेग्रीगेट द अदर। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने सराउंडिंग से डील करते हो इफेक्टिवली, ठीक है, इमोशनल के हिसाब से। तो वो आपका ई क्यू अफेक्टिव बेसिकली आपका ई क्यू के अंडर आ गया। इफ़ यू नो दैट टुमारो इज़ माई एग्जाम, ई क्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने एक दिन दिया था ना शायद, देयर वॉज अ मदर, वो कभी स्कूल नहीं गई, कभी कुछ नहीं हुआ, उसके बच्चे का आईएएस का वो था इंटरव्यू, एंड द डे बिफोर द एग्जाम उसके फादर एक्सपायर हो गए। ही कॉल्ड एट होम, उसकी मम्मी ने बताया नहीं कि फादर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनको इंटरव्यू के बाद बताया गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने ये बोला कि जो चीज़ हो चुकी है वो तो हो चुकी है, आई डोंट वांट कि बच्चा मेरा वहाँ भी रह जाए, एक दिन इस चीज़ को छुपा लो, अगले दिन मैं उसे बता दूंगी। तो उसे इंटरव्यू के बाद ये चीज़ पता चली कि मेरे फादर एक्सपायर, 1 या 2 दिन बाद जब भी उसका इंटरव्यू था। तो उसकी मदर का ईक्यू कितना हाई होगा, इमोशनल क्वेश्चन, कि उसने एक ऐसा डिजास्टर होने से बचा लिया कि भाई जो बहुत उसके बच्चे को 1 साल कॉस्ट कर सकते थे वो 2 दिन, क्योंकि बच्चा आपका मेंटली कैसे स्टेबल होता है अपने फादर को लॉस करके? साल नहीं निकल पाते, मैंने लोग देखे हैं, आई वॉज इन काउंसलिंग, पीपल आर लाइक 5, 5, 7, 7 ईयर्स आफ्टर, आप देखोगे ट्रॉमा पीटीएसडी, तो वो चीज़ें होती हैं। अब उस मदर ने जो ईक्यू उस टाइम पे दिखाया ना, उस बच्चे की रैंक 65 थी, एआईआर रैंक। चलो फादर गए, सबका लॉस बहुत बड़ा लॉस था, बट एक चीज़ जो बच गई, बच्चे का टाइम बच गया, जो लॉस हो चुका था, और समवेयर फादर विल बी प्राउड ऑफ हिम, फ्रॉम वेर एवर ही इज वॉचिंग, ही विल बी प्राउड ऑफ हिम कि मेरे बच्चे ने इतना करके दिखाया। तो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट। तो उसकी मदर कभी स्कूल भी नहीं गई थी, उसका तब भी ईक्यू इतना है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये इमोशनल क्वेश्चन उसका इतना हाई था, अफेक्टिव डोमेन पे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, अपने बच्चे से भी। तो ये आपका अफेक्टिव हो गया। देन साइकोमोटर आपका गाड़ी वाड़ी चलाने वाला, जो भी आपका स्किल्स वगैरह आती हैं, क्लियर हो गए। तो इन तीनों की ही हम लर्निंग और इन सब की ही आउटकम का हम बात करेंगे, क्योंकि लर्निंग हमारी एक जगह की नहीं होती, कॉग्निटिव भी होती है। अब अगर उस मदर ने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अगर सीखा था, तो क्या वो कॉग्निटिव में नहीं थी उसके पास? वो एक्सपीरियंस कॉग्निटिव में स्टोर था ना, तभी वो अफेक्टिव में दिखा, एंड समहाउ ही रिएक्टेड अकॉर्डिंगली, है ना, समहाउ he reacted accordingly, तो everything goes with the link,
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लर्निंग चलती है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ बोली गई थी कि इनिशियली जैसे हम बच्चे को अगर समझाते हैं तो बच्चे को हम कैसे समझाते हैं कि हम पहले बच्चे को फैक्चुअल नॉलेज देते हैं। We teach them A, B, C, D first, then we'll teach them cat, bat, rat, then we'll go for twinkle, twinkle, little star. So that's how things works. तो जो आपकी लोअर लेवल है विच इज़ क्रैमिंग कॉग्निटिव में, फिर आपका और ऊपर गए मेकिंग वर्ड्स, मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ इट। कैट, बैट, ए फॉर एप्पल, वट वी आर डूइंग, ए बी सी डी हमें पता है, ए फॉर एप्पल होता है, इट्स मेकिंग अ मीनिंग आउट ऑफ इट। ए से आपका एक वर्ड बनता है दैट इज एप्पल। ठीक है, तो बड़े होकर वो चीज़ समझ आती है दैट वी वर मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ इट। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है रट्टा मारो खत्म करो। ठीक है, बाद में पता चलता है हम क्या गाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पप्पा द वर्ल्ड सो, अब हमें पता चल रहा है इस चीज़ का। तो ये क्या है दैट नाउ वी आर मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ इट, हमारी जो थिंकिंग स्किल्स है वो ऊपर चली गई। सिमिलरली एनालाइजिंग द वर्ड्स, वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपका उसके अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो एक हमने पहले फैक्ट सीखे, देन वी मूव अपवर्ड, देन वी मूव मोर अपवर्ड, देन वील मूव मोर अपवर्ड। और ये तीनों चीज़ें जो है वो आपकी तीनों ही डोमेन में चलती हैं, वेदर इट इज़ कॉग्निटिव, वेदर इट इज़ अफेक्टिव, वेदर इट इज़ साइकोमोटर। इवन यू आर लर्निंग ड्राइविंग अ कार, तो उसमें भी आपका क्या है, पहले आपको वो यही बताएगा कि क्लच छोड़ो रेस दबाओ, क्लच छोड़ो रेस दबाओ। कभी जाना टीचिंग क्लासेस में, ड्राइविंग क्लासेस मैंने ली थी, वो आधा घंटे खड़ा करके आपसे यही करवाता है गाड़ी में बैठा के कि ये करो ये करो ये करो ये करो, और जब आप वो प्रॉपर कर लेते हो तब वो आपको रोड पे लेके जाता है। देन ही विल टेल इधर से ऐसे करना है, 1 राउंड है, 2 राउंड है स्टेयरिंग का, वो सारी चीजें बताता है। तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, फिर आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करके आगे चलने के लिए बोला गया, फिर आपको कहा है कि भाई अब जो करना हो वो कर लो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप सक्षम हो, आपको पता है कि इंडिकेटर देना है, ये देना है, पहले यू हैव टू लर्न द रूल्स। डीएल का कभी लर्निंग कटवाओगे, लर्निंग लाइसेंस, तो पता चलता है सेपरेट टेस्ट है, मतलब सेपरेट टेस्ट है, देयर इज सेपरेट टेस्ट फॉर द लर्निंग के लिए। हाँ, मैंने दिया है ना, मेरा क्लियर है तभी मेरे को याद है तो उसमें प्रॉपर आपको वो करना पड़ेगा, मार्किंग वगैरह, एक वीडियो भी दिखाते हैं पहले, वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो इसीलिए होता है कि पहले आप चीज़ों को सिखाओगे तब अप्लाई करने के लिए बोलोगे, अगर चीज़ें पता ही नहीं है तो अप्लाई कहाँ से करेगा पर्सन। तो वो चीज़ें, ठीक है। देन आफ्टर द इनिशियल कॉग्निटिव डोमेन वॉज क्रिएटेड, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका एक कॉग्निटिव डोमेन बना था, देन वी एंटर्ड इन अफेक्टिव, देन वी एंटर्ड इन साइकोमोटर। एक साथ तीनों डोमेन नहीं आए थे। ठीक है, तो 3 टर्म में वो जो 16 साल तक चेंज होते रहे हैं उनमें ये भी चेंजेस थे। ठीक है, देन विच विज प्राइमरी यूज इन क्लासरूम सेटिंग, पहला आपका क्लासरूम सेटिंग में यूज होता था। साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइज एडिशनल टेक्सोनॉमी टू एक्सप्लेन अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, के बाद आपका अफेक्टिव और साइकोमोटर भी इसमें ऐड कर दिया गया फॉर द सेक ऑफ कि आप स्किल्स कैसे सीखते हो, आप रिएक्शंस कैसे सीखते हो, आपका ईक्यू कैसे बढ़ता है। ठीक है, देन ब्लूम्स की जो इनिशियल टेक्सोनॉमी थी वो बेसिकली आपका किसके लिए थी, मैंने बताया था कि जो पहले रोल होता था रोट लर्निंग का, रोट लर्निंग को हम पैसिव लर्निंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली उसने क्या करा था, पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ एक रोल प्ले किया था। एक्टिव लर्निंग क्या है कि बच्चा उसमें इक्वली ही इंटरेस्टेड है, सेम एज द टीचर। इफ आई एम इंटरेस्टेड एज अ टीचर एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड एज अ मतलब स्टूडेंट, सो आपका क्या होगा, आप पढ़ पाओगे। एजुकेशन इज ऑलवेज टू वे, ठीक है, इट्स ऑलवेज टू वे जनरेशन, इधर से इधर ऐसे चलता है आपका। तो वो चीज़ उसने बोला था कि एक्टिव प्रोसेस बनाए रादर देन पैसिव वन। सो ये इनका मेजर कन्वर्जन था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। तो ये आपका कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है वैसे तो। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, जब आप लोअर पे अगर रहोगे सारे ही आपको पिरामिड मिलेंगे पहली बात तो। ठीक है, लोअर लोअर वन विल नीड द लोवेस्ट अफेक्ट, मतलब सॉरी लोवेस्ट एफर्ट्स। ठीक है, लोवेस्ट वन, एंड द हाइयर वन विल नीड द हाईएस्ट अफेक्ट एफर्ट्स। ठीक है, क्लियर रखना ये चीज़। तो ये आपका पिरामिड है। फर्स्ट वन विल बी रिमेंबर, रिकग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग द फैक्ट्स। एग्जाम्पल वही, अगेन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कितनी देर लगती है इसको रिमेंबर करने में, समझने में। बच्चे को 4 बार रटवाओ, बच्चा खुद बोल देता है। तो ये आपका क्या है, ABCDEFG, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये हमने क्या सीखी, रिमेंबर करना सीखा। तो ये हमारा लोअर लेवल ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ी, इसलिए ये चीज़ हमने बचपन में ही सिखा दी। ठीक है, लर्निंग एज के हिसाब से भी हुई है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे आपकी एज भी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और आपका जो
क्या कहते हैं, एफर्ट्स, वो भी बढ़ेंगे। देन कैपेबिलिटीज, मेंटल कैपेबिलिटीज, वो भी आपकी क्या होंगी, बढ़ेंगी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। और कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। दिस इज द मोस्ट व्हाट वी कॉल इजी थिंग। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कि तुम्हें बस बोला है तुम रट लो, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड वन विल बी द अंडरस्टैंड। जब हमने समझा कि जोनी जोनी यस पापा में हम गा क्या रहे थे, ईटिंग शुगर नो पापा, वो बहुत बच्चों को बहुत लेट समझ आया, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है कि जो हमने फैक्ट समझ लिए, जो फैक्ट हमने पढ़ लिए, वो अब क्या है, वो क्यों है। हमने बचपन से बच्चों को ये सिखा दिया था कि प्राइम मिनिस्टर का नाम हमने याद करा दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, वो हम 8th 9th में बताते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्ट, 6th क्लास से ज्योग्राफी ऐसी आती है दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ द सनसेट इज गोइंग, हाउ द मून एक्लिप्स, सॉरी आपका लूनार एक्लिप्स कैसे हो रहा है। आज है लूनार एक्लिप्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्योंकि मैंने इस बार सन एक्लिप्स भी पूरी देखी है। मैंने सन एक्लिप्स, मेरे पास लिटरली वीडियो है उसकी। द और वो शायद 65 ईयर्स के बाद ऐसी एक्लिप्स आई है दैट यू कैन वॉच। और द सन जो था वो ऑलमोस्ट सेट होने के पास था, तो हॉरिजन पे था। तो वहाँ पे सन जो है वो इतना शाइनी नहीं होता कि एक्लिप्स ना दिखे। यूजुअली यू हैव टू वियर समथिंग टू वॉच इट। मैं डायरेक्ट बिल्कुल आईज को एक्सपोज करके देख रही हूँ, और वो इतना सही टाइम था ना कि इट्स लाइक यू डोंट हैव टू वियर एनीथिंग, यू आर वाचिंग द एक्लिप्स। ओहो, पहली बार सन ऐसे कटता हुआ दिख रहा है प्रॉपर। आई हैव वीडियो ऑफ इट। मैं उस दिन बहुत खुश थी उसको देख के सबको कॉल कर करके बताई थी, छत पे आ जाओ, छत पे आ जाओ, छत पे आ जाओ। मैंने कम से कम 5-10 बंदे छत पे बुलाए थे अपने दोस्तों में से। सो वो था, ठीक है। अब ये क्या था कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट्स मीन। हमने एक्लिप्स समझा, एक्लिप्स होता क्या है वो हम बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ समझ लिया समर सोलिस्टिस क्या होता है, ये सब क्या होता है, वो चीज़ें हम बाद में समझते हैं 6th 7th में। तो ये क्या है, इससे हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज हमें चाहिए इससे ऊपर, ठीक है। फैक्ट्स रट लिए, अब उनकी मीनिंग जाननी है। देन देयर विल बी अप्लाई। मीनिंग जान ली, अब अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। यू नो हाउ द मॉनसून वर्क्स। तुम एप्लीकेशन से ही तो ये चीज़ सीखोगे कि जून जुलाई में मॉनसून आएगा, है ना। मई में गर्मी आएगी, क्यों आएगा, यू आर रीडिंग विंटर्स। विंटर आपने सिर्फ उस पर पढ़ लिया एक बुक पे, उसे अप्लाई मत करो। विल यू एबल टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना एवर इन योर लाइफ। अरे अभी दिसंबर है, सर्दी कैसे आ गई दिसंबर में तो सर्दी नहीं आनी चाहिए। अगर आप नॉलेज को अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा कि भाई अभी सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में आपकी सर्दी है। सदर्न हेमिस्फीयर इज द वन विच इज जो आपका सन के पास है, और उधर अभी गर्मी है। तो यू हैव टू अप्लाई द थिंग्स, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट लेवल हो गया, पहले अंडरस्टैंड करो फिर उसे अप्लाई करो। देन यू हैव टू एनालाइज, देन यू हैव टू एनालाइज। क्या ये जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके सीजन्स हैं, इनका रीज़न सिर्फ एक ही है। क्या रीज़न है सीजन का, सिर्फ सन का जो आपका रेवोल्यूशन है वही है, जो अर्थ रेवोल्यूट कर रही है, क्या वही रीज़न है सिर्फ। नहीं, देयर आर मल्टीपल रीजंस। अर्थ का जो एंगल है, दिस इज द मेजर रीजन विच इज कॉजिंग सीजन्स, ठीक है। तो आपको चीज़ें पता है, अब यू हैव टू एनालाइज द फैक्ट्स, क्यों किस हद तक आपकी अप्लाई भी करके यू हैव टू एनालाइज। इफ यू आर रीडिंग जोग्राफी एंड यू आर रीडिंग हाउ द व्हाट वी कॉल दी जो आपके क्लाउड्स हैं कैसे काम करते हैं। इफ यू वॉच क्लाउड्स एंड यू लाइक आज तो शायद बारिश होगी, दिस इज वॉट एनालाइजिंग द सिचुएशन एज पर योर प्रीवियस नॉलेज। अगर वो नॉलेज ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, चाहे क्लाउड्स आए चाहे क्लाउड्स जाएं, चाहे काले बादल आ जाएं। अभी हमें पता चलता है। इवन अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स वाले बच्चों से मिलोगे, वो तो क्लाउड्स के नाम भी बता देंगे। ये तो स्ट्रेटस है, ये तो निम्बस है, क्लाउड्स के नाम है अपने, ठीक है। तो ये तो आपका स्टेटस है, ये कोलंबस है, ये निम्बस है, तो वो इस तरीके से क्लाउड का टाइप भी बता देंगे। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या है कि एनालाइजिंग द सिचुएशन, आपके पास चीज़ है, ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स, कि वी नो कि ऐसे करके चीज़ें कंबाइन होकर ऐसे काम करेंगी। देन इवेल्युएट, जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। अब आपकी वो इवेल्युएशन किस हद तक सही है
इस हद तक सही है, वो भी आपकी बात है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आएगी, ठीक है, आपको अगर इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की कम है, सो यू विल नेवर एबल टू क्रिटिसाइज दैट थिंग, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी इन अ क्वेश्चन मार्क दैट मे बी इट इज़ द राइट, आई एम द रोंग वन। एंड इफ यू हैव एक्सपर्टीज इन द फील्ड, यू विल स्टैंड देयर एंड यू विल लाइक हाँ भाई कैसे बोल रहे हैं, ट्रुथ इज दिस। जो क्लाउड वाली अगर बात थी, इफ यू हैव द सेम नॉलेज and your friend says it is stratus, you'll be like no it is nimbus, so you can evaluate the information as well जो भी आपके पास आएगी। once you are highly knowledgeable about that particular thing, so you can evaluate the information whichsoever is coming, ठीक है। इवेल्युएशन में हायर लेवल ऑफ द आपका लगेगा जो आपका एफर्ट है, बिकॉज यू हैव टू नो इट फर्स्ट, ठीक है। अप्लाइंग आपको आनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, दूसरे की इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो इट बाय योर सेल्फ दैट हाउ टू अप्लाई और हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन, हाउ कैन यू विल इवेलुएट द अदर पर्सन पार्ट। इफ़ यू जस्ट क्रैम द फैक्ट, आपने क्रैमिंग पढ़ ली और आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो कह रहा है निम्बस आ रहे हैं, हाँ भाई निम्बस ही आ रहा है, ऐसे करके आप खड़े हुए हो सामने, तो वो क्या है, आपकी लोअर लेवल है कि आप इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं हो। सो यू हैव टू रीच ऑल ऑफ देम, देन यू विल कम टू रिवेलुएट एंड फाइनली यू कम टू क्रिएट। अगर आप पीएचडी करते हो, सो यू गो फॉर द अदर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस, ठीक है। यू विल क्रिएट अ हाइपोथेसिस आउट ऑफ इट, यू विल कम अप विद द न्यू रिसर्चेस, so which is basically what you are creating new knowledge, maybe something which is not आपका जो पहले पढ़ाया गया था, पहले किसी को नहीं पता था, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू नॉलेज, तो वो आपका क्या हो गया, कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक न्यू होल, ठीक है। तो ये आपका हायर लेवल है, तभी पीएचडी इजीली नहीं होती। आपको सारी चीज़ें पता है, यू हैव टू एनालाइज इवेलुएट क्रिएट, तुम फाइनली किसी क्रिएशन वाले लेवल पे पहुंचते हो, उससे पहले यू आर नॉट एबल टू मतलब यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पीएचडी, ठीक है। कुछ नया उसके एंड में आपको लाना पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर कॉग्निटिव, सो दैट्स हाउ द कॉग्निटिव नॉलेज वर्क्स थ्रू आउट द टाइम। लिखना है इसमें से कुछ, समझ आ रहा है, देखते हैं अब। अच्छा, सो ये बेसिकली इसमें यही बोला गया है जो मैंने आपको पीछे बताया कि पीछे वाला जो आपका लेवल है वो चीज़ आपको अचीव करना पड़ेगा, देन ही आप आगे पे जा सकते हो। उसके लिए यू कैन प्रोवाइड असेसमेंट्स, जैसे जो बच्चों के असेसमेंट होते हैं 7th 8th के, क्यों करते हैं हम, कि बच्चे का कितना लेवल अचीव हो गया, नहीं हुआ तो पीछे बैठो वापस, ठीक है। आपका जो पीएचडी वगैरह होती है तो उसमें भी यही सेम चीज़ होता है। मैं खुद बता रही हूँ, मैं इंटरव्यू से आउट हो गई थी। मतलब आई वॉज इन द लिस्ट बट इन द वेटिंग वन, तो वो चीज़ आपका क्या हो गया है कि इवेल्युएशन जो हो रही है, बच्चे का असेसमेंट हो रहा है कि बच्चा इसमें आने के काबिल भी है या नहीं है, तो वो चीज़ आपकी ऐसे चलती है, ठीक है। तो मास्टर्स 1 लेवल ऑफ लर्निंग गोल्स थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि अगर कोई दिक्कत है बच्चे को, तो वील प्रोवाइड अ फीडबैक, यू कैन गो फॉर बेटर थिंग्स लाइक दिस, वील असेस द अचीवमेंट, देन विल प्रोवाइड अ फीडबैक फॉर द सेक ऑफ चेंज, कि बच्चा आगे बढ़े, ठीक है। आपसे ये चीज़ नहीं हुई, इसको इस तरीके से कर लो, रादर देन प्रोवाइडिंग अ जजमेंट। अगर जजमेंट हम कर देते तो क्या हो जाता है, सबमिटिव इवेल्युएशन, ठीक है। तो करेक्टिव एक्टिविटीज़, कि कैसे वो इस चीज़ को करेक्ट कर सकता है, कोई चीज़ अगर उसकी गलत थी तो, ठीक है, और उसके बाद वो अगले लेवल पर जा सकता है। तो इस स्लाइड्स में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। देन कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें, तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारी जो नॉलेज है वो कई टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट वन विल बी द फैक्चुअल नॉलेज। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू। मतलब जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो हमारे अभी प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर एवरीवन नोस, नरेंद्र मोदी जी। देन अगेन द्रौपदी मुर्मू इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू होल्ड द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। सो ये आपकी ये क्या है, ये फैक्चुअल नॉलेज है। कैन यू चेंज इट, कोई भी बोले यही बोलेगा, ठीक है, तो वो आपका क्या है, आपका फैक्चुअल नॉलेज है। देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या है, इट इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग, लाइक आई वॉज टेलिंग यू कि EQ जो है वो ये होता है, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग द EQ टू यू, बट इट इमोशनल क्वेश्चन जो है वो इट सेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट अ फैक्ट। आई कैन टेल यू अदर थिंग सब्जेक्टिवली, मे बी आई टेल यू द सेम थिंग बट इन डिफरेंट लैंग्वेज, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट,
राइट, इट कैन बी टॉट इन डिफरेंट वेज, ठीक है, डिफरेंट फेराज, डिफरेंट सेंटेंसेस, लेकिन द्रौपदी मुर्मू इज आर प्रेसिडेंट कांट बी चेंज्ड, इट इज अ फैक्ट. सो कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली व्हाट, विच इज अ फिनोमिना, ठीक है. डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ कैटेगरीज, प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है. ये क्या है, इन सबको देखने का अपना हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. दैट्स वाई हम इसको किस में कंसीडर करते हैं, कैटेगरीज, प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स. अब जैसे एटम के प्रिंसिपल्स आते थे, केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी हो तो, चलो इकोनॉमी की बात कर लो, आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो, सप्लाई एंड डिमांड. अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था, उसी का एग्जाम्पल लेंगे अब हम. पॉल साइंस में पॉल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आप फ्रीडम को कंसीडर करो, सेकुलरिज्म को कंसीडर करो, फेडरलिज्म को कंसीडर करो, इट इज़ अ वर्ड, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट. हर एक थिंकर की उसके ऊपर अलग व्यू पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं, और हर किसी की अपनी थ्योरीज आ रही है. अरे ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, बस थ्योरीज चल रही हैं. थ्योरीज इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू करेक्टिवनेस, क्योंकि हमेशा कोई नया पर्सन आता है तो सब्जेक्टिव चीज़ों को चेंज कर लेता है, ठीक है. सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है ये आपकी वही होती है. जैसे अब प्रिंसिपल्स हो गए, प्रिंसिपल क्या है, कोई नया पर्सन आएगा उसे कुछ और प्रिंसिपल दिखा, वो भी उसमें एंटर कर देगा. देन अगेन आई कैन एक्सप्लेन प्रिंसिपल टू यू इन डिफरेंट टाइप्स, आई डोंट हैव टू से अ सिंगल फैक्ट. तो वो चीज़ है. देन हम बात करेंगे प्रोसीजरल नॉलेज. अब प्रोसीजरल नॉलेज आपका बेसिकली क्या हो गया, जो मैंने आपका ये वाला बताया था, लर्निंग वाला, साइकोमोटर वाला, वो जो है वो आपकी कौन सी नॉलेज में जाती है, प्रोसीजरल नॉलेज में. हाउ डू आई नो दैट आई हैव टू प्रेस ब्रेक, अगर सामने से ट्रक आ रहा है तो मेरे को उसमें ना जाके लगूँ, मुझे उसके लिए ब्रेक दबाना है. दिस इज व्हाट आर प्रोसीजरल नॉलेज, कि हमारे साइकोमोटर जो है, जो हमारी स्किल्स के हिसाब से हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है. तो वो आपकी क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज है. डांस प्रोसीजरल, ठीक है. so encompasses all the knowledge related to specific skills, algorithm, techniques and methods, ठीक है. जो भी आपका करने का तरीका है, आपको कैसे पता है मिक्सर इसी बटन से ऑन होगा. रोटी बनाना इट सेल्फ इज अ स्किल. कैसे कैसे पता रोटी गोल बन जाएगी, आफ्टर अ सर्टेन एज यू विल बी लाइक, रखा और सीधा गोल बना दी. अभी आती है किसी को रोटी गोल बनानी? बन जाती है. तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोसीजरल नॉलेज है, ये आपकी टाइम के साथ आती है, प्रैक्टिस के साथ. इसका आगे हम साइकोमोटर में और तरीके से डिफाइन करेंगे. देन मेटाकॉग्निटिव. मेटाकॉग्निटिव इज अबाउट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स. मेटाकॉग्निटिव प्लानिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, किस में चली गई, मेटाकॉग्निटिव. थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट द कॉग्निटिव थिंग्स इज बेसिकली व्हाट, मेटाकॉग्निटिव. नहीं 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 नहीं, ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड. इट्स लाइक, ठीक है. तो ये क्या है, नॉलेज रिलेटेड थिंकिंग, जो ऑलरेडी है हमारे पास ना, उसको लेके हम सोचते रहते हैं. अरे मेरे को ये सब तो याद हो गया, मेरे को आज यहाँ जाना है, उसके बाद ये करना है, ये करना, वी आर प्लानिंग समथिंग ना, इट इज मेटा कॉग्निटिव. इफ आई एम प्लानिंग कि मेरे को टीच क्या करना है आज, नॉलेज मेरे पास है, आई हैव टू टीच दिस दिस दिस, आई ऑलवेज कम टू द क्लास एंड आई सी द स्लाइड्स फर्स्ट, कि मेरे पास स्लाइड्स में क्या है. तो ये क्या है, मेटाकॉग्निटिव है. मेरे दिमाग में ये चीज़ रहता है दैट आई हैव टू वॉच द स्लाइड्स फर्स्ट, देन मैं पढ़ाऊंगी, सो दैट मेरे को पता हो आगे वाली स्लाइड्स में क्या है. तो ये क्या है, ये मेरा एक प्लानिंग का तरीका है. और ये क्या है, मेटाकॉग्निटिव है. थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग, बेसिकली व्हाट, मेटाकॉग्निटिव. मेडिटेशन, वी ट्राई टू कट डाउन आवर थिंग्स, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है. अबाउट कॉग्निटिव टास्क एंड सेल्फ नॉलेज, तो वो सारा आपका किसके अंदर आ गया, मेटाकॉग्निशन के अंदर आ गया, ठीक है. मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर आ गया. आप कितना अच्छा प्लान कर लेते हो, कितना अच्छे तरीके से काम कर लेते हो अपनी प्लानिंग के ऊपर, ये सारी आपके मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को बताएंगी. क्लियर है, आगे चलें. तीनों चारों वर्ड क्लियर है, चलो. तो अफेक्टिव डोमेन पे आ गए. अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन द वेज इन विच वी हैंडल थिंग्स related to emotion such as feeling, values, appreciation, enthusiasm, motivation and attitudes, ठीक है. फीलिंग्स क्या होती हैं, फीलिंग्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, ठीक है. मे बी आई फील दिस वे फॉर दिस थिंग, मे बी यू विल नॉट. फीलिंग्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव.
ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना। फीलिंग्स क्या होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। देन टूवर्ड्स अ थिंग या टूवर्ड्स अ पर्सन, टूवर्ड्स अ फिनोमिना। ठीक है, देन अगर हम बात करें वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या होती हैं, अप्रिसिएशन क्या होता है, एंथुजियाज्म क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। ये हमारा एक चार्ट है, दैट्स हाउ वी डू थिंग। वैल्यूइंग का मतलब बेसिकली जो आपका यहाँ पर है, वैल्यूज़ का मतलब होता है दैट व्हाट डू आई फील राइट, व्हाट डू आई फील रॉन्ग। हम बोलते हैं ना कि किसी का सही किसी का गलत होता है, तो वो वैल्यूज़ है। आप सबकी एक डिफरेंट डिफरेंट है, दैट आई वर्क ऑन दिस। तो ये क्या है, आपकी वैल्यू हो गई। अप्रिसिएशन मतलब कि आप कितना उस चीज़ को, कोई सामने चीज़ रखी हुई है। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, हाउ मच यू अडोर दैट थिंग बेसिकली। टूवर्ड्स अ फिनोमिना, आपको चीज़ कितना मैटर करती है अगर आपकी लाइफ में चीज़ हो जाए तो। ठीक है, एंथुजियाज्म, ये तो बहुत एंथुजियास्टिक लग रही है। किसी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, अरे यस आई डू दिस टुडे। किसी चीज़ को अरे यार क्या बोल दिया। इवन क्लासेस में बच्चे ऐसे होते हैं, किसी टीचर के लेक्चर को लेकर हम नहीं जा रहे, और एक टीचर लगा चलो 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 चलो, तो वो चीज़ आपका एंथुजियाज्म दिखाता है, जो हमेशा अगेन सब्जेक्टिव है, हर किसी का सेम है। अगर ये एंथुजियाज्म, सपोज शादी में लोग एंथुजियाज्म दिखाते हैं, चलो किसी की शादी में जाना है, खाना खाएंगे, ये सब लोग दिखाते हैं एंथुजियाज्म। ठीक है, अगर कोई किसी के फ्यूनरल में आप लोग जा रहे हो, वहां पे एंथुजियाज्म दिखा सकते हो, चलो चलो जला के आएंगे, ऐसे कर सकते हैं कोई, नहीं कर सकता। तो एंथुजियाज्म इज अगेन सब्जेक्टिव है। कुछ लोग खुशी भी होंगे कि अरे यार सही है चला गया, अलग अलग चीजें हैं सबकी। ठीक है, देन मोटिवेशंस, वो तो ईक्यू है ना कि नहीं बोल सकते लेकिन मन से जो चीजें, वो तो हमेशा सब्जेक्टिव है आपकी। तभी मैं बोलती हूँ इवन इन द लाइफ, चाहे मम्मी पापा हैं, चाहे कोई भी है, एनी वन इन योर लाइफ, तुम्हारे लिए तुमसे सगा तुम्हारा कोई नहीं है। दिस इज माई साइकोलॉजी ये मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरी है, दैट इट्स ओनली यू हु कैन बी फुल्ली वट वी कॉल योर्स, ओनली यू। एवरी अदर पर्सन हैव दैट एरर कॉम्पोनेंट ऑफ 5% या फिर 0.5%, इवन योर मदर फादर हैव दैट, यू कैन नेवर नो दैट। ये बहुत क्लियर है। सो यू ऑलवेज व्हेन यू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ फिलोसफी कि हर कोई बदल सकता है, तो लाइफ में ना एक चीज़ समझ आ जाती है कि भाई ठीक है, हो गया तो अच्छी बात। जब बंदा एकदम 100% पे रहता है ना, नहीं ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तब जो शौक है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। वैन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग कि भाई 0.5% तो मैंने हर किसी को एरर कॉम्पोनेंट दे रखा है कि कोई भी कलेश कर सकता है, तो तुम्हारे पास एक ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस होती है। मेरी लाइफ साइकोलॉजी इसी पे ही चलती है, मेरी लाइफ फिलोसफी इसी पे ही है। इवन माई बेस्ट फ्रेंड या मेरे माँ बाप, मैं हर किसी के ऊपर एक पॉइंट लगा के चलती हूँ कि 0.5% ये भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, दिस पर्सन कैन चेंज एनी टाइम, क्योंकि उसका भी अपना सब्जेक्टिव है। जहाँ मेरे मरने की या ऐसी सिचुएशन आएगी ना दैट वन ऑफ अस हैज़ टू डाई, द पर्सन विल एनी हाउ बैक आउट। चाहे अपनी मदर का या फादर का मैं लगा सकती हूँ, तो दिल भी लाइक नहीं हमारे बच्चे बच जाएं, बट बाकी सब तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो कितना ही तुम्हारा सगा हो, कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारा कुछ भी हो, वो इंसान जाएगा ही जाएगा, whom सो एवर द पर्सन इज। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो। तो वही है आपका कि ये बेसिकली सब्जेक्टिव है। ठीक है, देन मोटिवेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेशन इज व्हाट, हर किसी का चीज़ को करने का मोटिवेशन अलग होता है। किसी का एजुकेशन को करने का मोटिवेशन ये होता है मेरे को अच्छी कमाई मिलेगी, किसी का ये होता है पीएचडी करने का मेरे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आई विल गेट नॉलेज। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है सबका काम करने का। तो हर एक चीज़ को आपको करने की मोटिवेशन जो है वो हमेशा आपको अलग मिलेंगी। ठीक है, सो मोटिवेशन सब्जेक्टिव होती हैं, अगेन सब्जेक्टिव हैं ये सारी चीज़ें, हर किसी का डिफरेंट है पर्सपेक्टिव। देन एटीट्यूड्स, एटीट्यूड क्या है, परसीव्ड फीलिंग टूवर्ड्स अ थिंग, टूवर्ड्स अ इंडिविजुअल, मतलब परसीव्ड जजमेंट, सॉरी। ठीक है, ऑलवेज विल बी योर subjective. You can think positive about the feminism, you can feel negative about the radical feminism. I feel negative about the radical feminism, I am not in support of that, right? I am in the support of equality but not superiority. Radical feminism go for the superiority कि नहीं लड़कियां ही हैं,
गर्ल्स रन द वर्ल्ड, वो वाला सीन चलता है उनका, दैट वी रन द वर्ल्ड। नो, यू बोथ आर इक्वल्स। उनके बिना तुम कुछ नहीं है, तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं है, सो यू बोथ आर इक्वल्स। आई एम इन सपोर्ट ऑफ फेमिनिज्म, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। बहुत गलत हो गया। हाँ, वही है ना, सब्जेक्टिव एटीट्यूड्स, सब्जेक्टिव है उनका, जो अप्रिसिएशन या जो वैल्यू या जो फीलिंग है या जो जो भी उनका है उसकी तरफ, उसको परसीव करने का तरीका उनका डिफरेंट है। लोग इस चीज़ को भी फेमिनिज्म मान लेते हैं, अरे लड़के अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लड़कियों को कैसे मना कर दिया भाई? एनी हाउ वो दोनों के लिए अच्छा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ यू। तो उसमें इक्वलिटी करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, करना ना करना इट्स टोटली सब्जेक्टिव टू देम, इट्स देयर चॉइस, आई एम नो वन टू टेक दिस। उसको कंसीडर करना एज अ पॉजिटिव थिंग टुवर्ड्स द फेमिनिज्म इज रॉन्ग। यू आर कंसीडरिंग द फैक्ट वेरी रॉन्ग, ठीक है, यू आर कंसीडरिंग अ थिंग वेरी रॉन्ग, ठीक है, सो वो मेजर इशू है इधर। इधर इशू ये नहीं है कि वो क्या परसीव करे, उन्हें जो मर्जी वो करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो जीना है जियो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बट उसको फेमिनिज्म का नाम मत दो। फेमिनिज्म इज समथिंग एम्पावरिंग द गर्ल्स। तुम एक पॉजिटिव चीज़ को एक नेगेटिव से के साथ रिलेट करके तुम वो फेमिनिज्म को भी डाउन ला रहे हो, उसका भी जो एजेंडा है वो भी तुमने नीचे कर दिया है, ठीक है। देन अब ये जो चीज़ है ये कैसी चलती है? पहला होता है रिसीविंग, ठीक है, रिसीविंग या अटेंडिंग। रिसीविंग एंड अटेंडिंग में क्या है कि हम अवेयर हुए हैं कि सिचुएशन क्या है। नाउ विल टॉक अबाउट कि कैसे आपका जो अफेक्टिव डोमेन है वो काम करता है, ठीक है। रिसीविंग में क्या आ गया? टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, गिव्स इन बाय चॉइस, जो भी है आपका, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं, इसमें आधा लिखा हुआ है, ठीक है। रिसीविंग का क्या होगा कि हमने उस चीज़ को अटेंड करा। अगर हमने अटेंड ही नहीं करा तो इट्स गोन ओनली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लो कि सपोज तुम्हारे किसी साथ वाले का, जो भी तुम्हारा कलीग है, जो भी तुम्हारा फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, सपोज उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, उसका मुंह बना हुआ है ठीक है, वो बेचारा सैड सैड बैठा हुआ है, एंड यू आर नॉट आस्किंग अबाउट इट, यू आर नॉट परसीविंग द थिंग दैट द पर्सन इज सैड, एनी हाउ आप ऊपर नहीं जाओगे, यू लैंड अप देयर, क्योंकि आपने वो चीज़ रिसीव ही नहीं करी है। फर्स्टली यू हैव टू रिसीव, ठीक है, देन देयर आर चांसेस कि रिसीव के बाद आपने क्या करा, अरे चलो इसका रोज का है ठीक है। अब ये क्या है? ये आपका रिस्पॉन्स है कि आपने उस सिचुएशन को कैसा रिस्पॉन्स दिया। जब आप परसीव करोगे उसके बाद आप क्या करोगे? रिस्पॉन्स करोगे उस चीज़ को लेके। रिस्पॉन्स कैन बी टू टाइप्स, अरे चल यार इसका रोज का है ठीक है, ये रोज यही करके आती है, इसका रोज का है, ठीक है। और इट कैन बी, नहीं यार इट इज़ इंपॉर्टेंट, उसका मूड खराब है, मेरे को बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आपने क्या करा, ये जो आपने प्रोसेस करी, ये रोज का और ये आपकी क्या प्रोसेस है? वैल्यूइंग, कि डू आई हैव टू इन्वेस्ट इन दिस पर्सन। अगर वो पर्सन रोज यही करके आ रहा है, एक टाइम पे तो आप थक के कही दोगे, अरे यार जा, मेरा रोज का काम, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका क्या, आपने वैल्यू करा। चूज टू बिहेव इन अ वे फ्रिक्वेंटली बिगिंस टू आइडेंटिफाई अ बिहेवियर एंड कमिट टू इट, ठीक है। जैसे सपोज अगर मेरा एक अंदर की वैल्यू है कि आई एम हेल्पफुल, एनी टाइम आई विल सी अ पर्सन इन समथिंग डिस्कम्फर्ट, आई विल बी लाइक लो लेट मी हेल्प यू, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका जो ये वैल्यूइंग वाला जो पार्ट है, अगर आप एक तरीके से इसमें बिहेव करते हैं तो ये आपकी एक ट्रेट भी बन जाता है ना। एक है जो बिल्कुल ऐसा है जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो भी वैल्यू वाले से ही बना है, क्योंकि उसको दूसरे की इमोशंस की वैल्यू ही नहीं है। कि वह पर्सन इज क्राइंग, भाई तू रोता रहे, मेरा तो अपना काम है, पर्सन इज सेल्फिश। देन अ पर्सन जो सेल्फिश नहीं है, हेल्पफुल है, उसे कोई भी रोता दिखेगा, अननोन भी होगा, द पर्सन विल गो एंड आस्क। डिफरेंस है। तो ये आपका वैल्यूइंग ऐसे ट्रेड्स जो है वो बताएगा इमोशंस को लेके। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट? सपोज द सेम सिचुएशन अराइजेस, मेरा फ्रेंड रो रहा है, आई एम हेल्पफुल, मतलब मेरी जो भी फ्रेंड है वो रो रही है एंड आई एम हेल्पफुल, ठीक है। अब एक चीज़ ये होगी कि एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, आई हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, वेयर डू आई हैव टू रन? फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है। सो ये क्या है? प्रायोरिटाइजिंग द थिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा? ऑर्गेनाइज कर लिया, हाउ डू आई हैव टू रिएक्ट,
ऑर्गेनाइज कर लिया। अब मैं किसी फ्यूनरल में हूँ, वहाँ मेरा रिजल्ट आता है ना, आई टॉप्ड, शुड आई शाउट? अरे मेरे फर्स्ट आ गई, नहीं मैं नहीं कर सकती, आई हैव टू प्रायोरिटाइज। भाई तू फर्स्ट आई है, घर जाके चिल्ला लियो, अभी यहाँ पे इनके घर बहुत बुरा हाल है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, प्रायोरिटाइजिंग कि द इमोशंस, कि आपको क्या फीलिंग प्रायोरिटाइज करनी है। आपका एग्जाम है, जैसे वो मदर वाला एग्जाम्पल था, मदर ने प्रायोरिटाइज करा चीज़ों को कि भाई ठीक है बच्चा फेल हो जाएगा मेरा, ये तो हो ही गया है, जो नुकसान हो गया उसे वी कांट, इट इट कांट बी अंडू, तो हम इसको ठीक कर लेते। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। ठीक है, सो इमोशंस जब भी आपके होते हैं, फीलिंग आपकी जब भी होती है अफेक्टिव डोमेन में, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। तभी हम ये बोलते हैं बच्चों को एंजाइटी मत लो ज़्यादा, मेडिटेशन करो, ये सब करो, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, एंजाइटी को प्रायोरिटाइज करे बैठा और वो पढ़ नहीं रहा है। तो प्रायोरिटीज आर इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सनल, जैसे अभी तो टीनेज में भी बहुत आपको देखने, हमारे टाइम पे कम थे, अभी तो टीनेज में भी बहुत आपको रिलेशनशिप और ये सब दिख जाएंगे, बहुत सीरियस वाले, निब्बा निब्बी जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अब उनको प्रायोरिटाइज ही नहीं है सिचुएशन का। दिल लाइक अरे उसने बात नहीं करी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पेपर नहीं देने जाऊंगी, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। भाई तू प्रायोरिटाइज कर, जो एज है वहां पे क्या करना है आपको, 10th पास कर लो, बाद में कर लेना ये सब। तो वो आपका प्रायोरिटाइज के ऊपर है कि वो ईक्यू से इतने स्ट्रांग नहीं है। वहीं अगर कोई पीएचडी वाला पर्सन होगा, या यूपीएससी के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, वो बच्चा प्रायोरिटीज में बहुत क्लियर है, देर से लड़ाई हो गई चाहे उसका रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप तोड़ देगा पर वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। ठीक है भाई, मैं नहीं कर रही बात। तो वो आपका क्या है, प्रायोरिटाइजिंग, क्योंकि पता भाई ये तो आज ना कल चला ही जाएगा। या रहेगा तो ऐसे भी साथ रह लेगा, वरना वैसे भी नहीं रहने वाला। जिसको रहना है वो एनी हाउ तुम्हें सपोर्ट करके साथ रहेगा ही रहेगा। तो वो आपका एक प्रायोरिटाइजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली। देन देर इज अ करेक्टराइजिंग। ठीक है, एक्ट ऑफ कंसिस्टेंसली ड्यू टू एन इंटरनेट बिलीफ, oh sorry, internal belief can articulate a philosophy or worldview, can break down complex situation and correspond accordingly based on the value developed belief by the personal behavior। अब ये जो थ्रू आउट द टाइम हमारा चला, ठीक है, करेक्टराइजिंग क्या हो गया, मैंने अभी एक फिलोसफी दी कि मेरी लाइफ फिलोसफी क्या है कि 5% ऑफ द एरर कंपोनेंट हर किसी को दो, कि भाई ये इंसान बदल सकता है। आई लर्न इट थ्रू माई एक्सपीरियंसेस विद द पीपल। तो ये सब चीज़ें जो हुई, इन्होंने अल्टीमेटली क्या चीज़ सिखा दी, करेक्टराइजिंग ऑफ इमोशंस, हाउ डू आई हैव टू रिएक्ट। जैसे निब्बा निब्बी वाले एग्जाम्पल, फर्स्ट ब्रेकअप होएगा, वो लड़की पागल हो जाती है, अरे ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, मैं तो मर जाऊंगी, ये कर लूंगी, नहीं रह पाऊंगी। 2-3 ब्रेकअप अगर उस लड़की के या लड़के के हो गए, फिर उनकी वो वाली फिलॉसफी भी आएगी, 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मम्मी लाएगी। ये क्या है, करेक्टराइजिंग। तुम एक्सपीरियंसेस से इतना बिल्डअप हो गए हो यार, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। इवन अटेंडिंग अ सर्टेन सिचुएशन, जैसे मैं अभी बता रही थी कि अगर सपोज मैं यहाँ पे चिल्ला दी, अरे मैं तो फर्स्ट आ गई, और मैं हूँ कहाँ, फ्यूनरल में। अगर मेरे को मम्मी से पिटाई पड़ी उसके बाद, तो मैंने करेक्टराइज कर लिया ना कि चाहे कितना अच्छा रिजल्ट आए, मेरे को फ्यूनरल में चिल्लाना नहीं है। घर आके आई टेल इट कि हाँ भाई मेरा टॉप हो गया। मैं फ्यूनरल में नहीं कह सकती हो मिठाई खा लो मिठाई खा लो मिठाई खा लो। मतलब वहाँ मैं बर्फी का डब्बा लेके नहीं डोल सकती मैं फर्स्ट टाइम करके। तो ये क्या है, कैरेक्टराइजिंग ऑफ सिचुएशंस हमने फाइनली कर दिया, दैट हाउ डू यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन। क्लियर हो गया। सो दैट्स हाउ बेसिकली आर इमोशंस एंड एटीट्यूड्स जो है वो आपके ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, पहले हम उसे रिसीव करेंगे, देन रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर वैल्यू करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, देन फाइनली कैरेक्टराइज कर देंगे फॉर द लेटर यूज। बाद में नहीं चिल्लाना, इस बार चिल्ला दी पिट गई हूँ, अब मेरे को नहीं चिल्लाना। ठीक है, तो वो आपको उसके अंदर आएगा। देन साइकोमोटर डोमेन की बात आ गई। साइकोमोटर डोमेन इज बेसिकली वर्ड जो आपकी फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब बताएगा। ठीक है, उसके अंदर आपका क्या हो गया है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जिसमें आपका बेसिकली क्या है, मास्टरी के ऊपर हम ध्यान देते हैं। 10 साल से जो बंदा गाड़ी चला रहा है और तुम्हारी गाड़ी चलाने में हमेशा फ़र्क होगा, एक लर्नर के में और 10 साल वाले में। उन्हें तो पता नहीं कैसे गाड़ी ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं पापा, या कोई भी होता है वो ऐसे कर देते हैं, जो 10-12 साल से चला रहा होता है। एक 2 साल से गाड़ी चला रहा है, वो नहीं कर पाता, वो सहम जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, स्पीड, प्रिसीजन और डिस्टेंस। ये जो स्किल्स हैं ये आप किसके हिसाब से देखोगे, स्पीड, प्रिसीजन और डिस्टेंस के हिसाब से। अब इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट होता है इमिटेशन। जब आप कोई स्किल्स को सीखते हो, ब्रेक मारना सीखा,
स्टार्टिंग में जब आप लर्नर से सीखोगे ड्राइविंग स्कूल से, तो उसकी तरफ पे भी एक सेटअप होता है ब्रेक, क्लच और एक्सेलेटर का। ब्रेक और क्लच का होता है, एक्सेलेटर तो शायद नहीं होता उसके पास, हाँ। तो वो जो ब्रेक और क्लच वाला है ना, आप समहाउ कहीं पे नहीं लगाते तो आप उससे सीख लेते हो। यू विल इमिटेट द थिंग कि इस टाइम पे हमें ये चीज़ करनी है, तो ये क्या हो गया, इमिटेट। आफ्टर यू नो कि सामने से ट्रक आने पे हमें ब्रेक मारना है, अगली बार यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन। ठीक है। कॉपिंग एक्शन ऑफ अनदर, या हम कॉपी करें, फॉलो करें, रेप्लिकेट करें, रिपीट करें और अधेर करें उसकी बात से, वो सारा किस में आ गया आपका, इमिटेशन। इमिटेशन इज बेसिकली कॉपिंग अ पर्सन। जैसे आप, लड़कियां मम्मी को बहुत कॉपी करती हैं, बचपन में साड़ी बांध बांध के देख लेती हैं, तो वो आपका क्या है, इमिटेशन होती है। ठीक है। देन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इज बेसिकली क्या हो गया, रिप्रोड्यूस, रिक्रिएट, बिल्ड, परफॉर्म, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट। आपने ब्रेक दबाया, क्या था, एग्जीक्यूट, है ना। बचपन में साड़ी बांधनी सीख ली थी, बड़े हो गए फिर बांध के दिखा दी, क्या हो गया, पहले मम्मी को देख देख के बांध रहे हो, तो आपका इमिटेशन है। देन मम्मी चली गई है, यू नो प्लीट्स ऐसे काम करेंगे, आप प्लीट्स डाल रहे हो, वो आपकी, ठीक है, मैनिपुलेशन है, दैट यू आर ट्राइंग टू डू दैट। आफ्टर यू नो हाउ टू मैनिपुलेट, देन इट कम विद द प्रिसीजन। एक टाइम पे ऐसा आएगा, यू विल बी लाइक टक 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 टक, साड़ी टाइड अप। देखा नहीं मम्मियाँ कैसे बांध देती सेकंडों में ऐसे साड़ियाँ, और हमें कोई साड़ी दे दो हम उसे 2 घंटे तो ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर पिने इतनी लगा लेंगे, क्योंकि हम पे प्रिसीजन नहीं है ना उसे कैरी करने का, ना उसे पहनने का। तो साड़ी इज बेसिकली वेरी टेक्निकल थिंग, सेम गोज फॉर गाड़ी। ठीक है। लोग बिल्कुल, हम नए नए गाड़ी चलाना सीखेंगे ना, हम 4-4 मीटर का डिस्टेंस लेके चलते सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, और एक बार तुम्हें 4-5 साल हो जाए, उसके बाद तुम गाड़ी से इतनी दूर गाड़ी रखते हो, बस कहीं जाम में फंस जाओ, बिल्कुल मैं निकलूंगा पहले, मैं निकलूंगा, तो वो क्या है, आपको प्रिसीजन आ गया कि इतने में से तो मेरी गाड़ी निकल ही जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, प्रिसीजन। डेमोन्स्ट्रेट, कंप्लीट, शो, परफेक्ट और कैलिब्रेट और कंट्रोल। यू नो कि तुम उस गाड़ी को उस स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हो, इस वजह से तुम 4th गियर पे गाड़ी चला रहे हो। ठीक है। तो वो आपका क्या है, प्रिसीजन है। देन देर इज आर्टिकुलेशन। अडप्ट, एक्सपर्टीज टू फुलफिल नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रेट, अडप्ट, कंस्ट्रक्ट, सॉल्व, डेवलप, कंबाइन। आर्टिकुलेशन क्या है, अब वो चीज़ इनबिल्ट आ गई है। स्टार्टिंग में तुम जब गाड़ी चला रहे हो तो यू आर अवेयर अबाउट इट, यहाँ ये करना वो करना है। 10 साल गाड़ी चला लो, इट इज़ आर्टिकुलेटेड, तुम अपने आप ही चलते रहते हो और तुम करते रहते हो। यू आर लिसनिंग सॉन्ग्स, यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली एंड यू आर टॉकिंग ऑन फोन, और तुम आप अपना कर लेते हो। तो बेसिकली क्या है, आर्टिकुलेशन। और उसके बाद जो फाइनली चीज़ आती है, दैट इज नेचुरलाइजेशन, विच इज़ ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड क्या कि अब वो जो प्रोसेस है उसे तुम्हें दिमाग से कोई स्किल्स या कोई एफर्ट डालना ही नहीं पड़ रहा, इट इज़ टोटली ऑटोमेटिक। क्या है वो आपकी, टोटली ऑटोमेटिक है। इवन दो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, फिर भी आपका क्या हो रहा है कि वो चीज़ चल रही है। कभी ये जो 10-12 साल से गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें देखा है कि वो एक एक बार देखते हो, अरे कौन से गियर पे है, नहीं, उन्हें स्पीड से ही पता है तीसरे गियर पे है। तो ये क्या है, आपका नेचुरलाइजेशन हो गया है, आपने इतना बढ़िया सीख लिया है दैट यू आर ऑटोमेटेड। तभी मैंने बोला था कि जो लोग इनबिल्ट डांसर्स होते हैं ना, उनमें नेचुरलाइजेशन होता है डांस का, दे नेवर नो। आई एम द वन, सो आई नो दिस वेरी वेल। मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मैंने बचपन से कोई स्किल्स नहीं सीखी डांस वगैरह की, लेकिन एक नेचर से जो होता है ना, इन ब्लड जो चीज़ होती है वो रही है, मैंने कभी सीखा नहीं। एंड वंस आई, मतलब मैं डांस करके फिनिश होती हूँ, मेरे से कोई स्टेप पूछ ले, मैं नेक्स्ट टाइम वो सेम स्टेप कर ही नहीं सकती और ना मुझे याद होगा, क्योंकि इट इज़ नेचुरलाइज, इट इज़ इन बिल्ट, यू कांट थिंक अबाउट इट। आप उतनी मेंटल कैपेसिटी उधर इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो कि आपको वो चीज़ याद रहे, वो हो गई, वो हो गई। मम्मी से कभी पूछ सकते हो रोटी गोल कैसे बनी, पूछ के देखो, बता पाएंगी मम्मी, एक बार सिखा देंगी, और तुम भी फिर उसे खुद ही सीख जाते हो, यू डोंट हैव टू गो फॉर सेपरेट ट्यूशंस रोटी गोल कैसे बनाए। ठीक है, वो आप सीख भी नहीं सकते स्किल्स, तो वो आपकी टाइम के साथ आएगी। तड़का लगाते हुए देखा है अपनी मम्मी को, जो इंसान 4-5 साल से खाना बना रहा होगा ना, वो तड़के में हाथ से डाल देता है चीज़ें, और उसको ये भी नहीं पता चलना होता कि 1 चम्मच, और नया नया सीखे ना मम्मा, आधा चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच नमक कितना डालूं, ये चीज़ चलती रहती है। बट अगर घर में हाथ बैठा हुआ और तुम वो खाना बना, लाइक खत्म, और वो सही भी डलता है, तो ये क्या है, ऑटोमेटेड है। और उसी दिन एक दिन तुम मम्मी से पूछ के डलवा दो कि मम्मी आपने आधा चम्मच डाला है, उसी दिन मम्मी तुम्हारा नमक तेज कर देगी, क्योंकि उन्हें फिर नहीं रहता। एक ऑटोमेटिक जो पर्सन काम कर रहा है, उसको बीच में अगर आप छेड़ दो ना, तो खुद सोचेगा इतना ही डलता है क्या रोज ये इतना ही है कि, देन उन्हें खुद टेस्ट करना पड़ता है, वो खुद एक क्वेश्चन मार्क में आ जाती है, रोज इतना ही डलता है, अच्छा मैंने तो कभी देखा नहीं।
उनसे कभी पूछ लो कितने चम्मच नमक डालते हो, पूछा है कभी अपनी मम्मी से? नहीं बता सकते। दिल लाइक एक इतनी डाल दे, थोड़ी सी आधी और डाल दियो, उसके बाद चेक कर लियो ठीक हो या ना हो। हाँ हाँ, वो चीज़ है। ऑटोमेटिक जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो आप फटाफट फटाफट काम कर देते हो खाने का। ये स्किल्स ही है। ये स्किल्स ही है। जब मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाना सीखा था ना, तो मेरे को ये नहीं पता था कि बर्तन में अगर पानी होता है तो तेल चट चट करता है। मेरे को नहीं पता था। द मोमेंट मैंने वो भगोना चढ़ाया, उसमें पानी था, तेल की वजह से चट चट के, आई वाज लाइक रनिंग आउट ऑफ द किचन, लाइक भगोने में छेद हो गया, भगोने में छेद हो गया। मैंने ये हरकत की थी एट द एज ऑफ, मतलब मैं 6 क्लास में थी शायद से तब। तो ये सब चीज़ें हैं, और जब नई नई चीज़ें आती हैं तो करने का मन भी बहुत करता है। मैं छोटी थी बहुत, और मैं स्टूल लगा के तब स्लैब के ऊपर चावल छोकने की प्रैक्टिस कर रही होती थी, वो भी 7 लीटर की कुकर में। आई यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली नो। तो ऐसे चलता था मेरा। तो ये सब क्या था कि, और विद टाइम वो चीज़ इतनी ऑटोमेटिक हो चुकी है अभी, कि मेरे से कोई पूछे कितना नमक डालना है, मैं नहीं बता सकती। मैं उल्टा ही कहूँगी, 1 सेकंड मेरे को ये दे, मैं डाल देती हूँ। मैं डाल देती हूँ, मेरे से पूछो मत कितना डलेगा। तो वो आपका क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है। यू विल नेवर नो व्हेन इट्स टोटली इनग्रेव्ड इन यू, यू कैन डिफाइन द थिंग, यू कैन डिफाइन द स्किल। इसी वजह से कईयों के पापा, मेरे पापा नहीं सिखाते मुझे गाड़ी चलाना, इसी रीज़न से, क्योंकि वो 25 साल से चला रहे हैं, और अब वो मुझे बता नहीं सकते। वो सिर्फ उस टाइम बताएंगे, बेटा देख इसको यहाँ से ऐसे काट लेना है, सिर्फ इतना चीज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें, वो प्रिसीजन वगैरह तुम्हारा उसके साथ ही आता है। तो बेसिकली कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और आपका जो साइकोमोटर है, ठीक है। मैंने अलग अलग मार्क करे, मेरे को पता सा बट मेरे को पता है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सो ये आपके तीनों का क्या है, क्या है तीनों का, क्या है, प्रोसेस है कि इन्फॉर्मेशन आप कैसे गेन कर रहे हो, है ना। इसमें भी ऊपर लिखा हुआ साइकोमोटर में, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। नमक डालना इतना अच्छा आ गया, अब हम डिस्कस करके नमक डाल ही नहीं सकते। तो वो आपका क्या हो गया, नॉन डिस्कसिव। आप सिखा नहीं सकते फिर इन चीज़ों को। वन, इट इज़ इनबिल्ट, कैरेक्टराइजिंग बाय अ वैल्यू सेट। आपको पता है हाउ यू हैव टू बिहेव। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले एनजाइटी हो रही है, मैंने, पता होगा शायद, मैंने एक एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी चीज़ सीखी थी लाइफ में, कि पीपल यू वट पीपल डू, कि दिल बी लाइक कि पढ़ लेते पढ़ लेते पढ़ लेते। आई वॉज द वन। मैं 12 12 घंटे दिन में बैठ के पढ़ सकती हूँ, मेरी इतनी कैपेबिलिटी थी। एंड देर वॉज अ डे, जस्ट 2 days बिफोर द एग्जाम, आई वॉज स्टडिंग स्ट्रेट फॉर 12 hours। उसके बाद रात को मैंने दिया एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आई स्कोर्ड लेस देन द 33%। और 33% तो छोड़ो, उसकी तो कट ऑफ ही 96 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। नेट के लिए करी थी तब मैं। तो इमिडिएटली इट वॉज अ ब्रेक डाउन। आई वॉज लिविंग एट पीजी, एंड आई कॉल्ड माई डैड, रो के उस टाइम पे ना, लाइक नहीं हो रहा मेरे से, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। पापा देख बेटा पेप टेस्ट ही तो है, दिया है तो क्या हो गया। तो वो क्या हुआ, मैंने एक चीज़ सीख ली उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरे को ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत थी, बट उस टाइम पे जस्ट बिकॉज मेरे इमोशंस मेरे ऊपर इतने हाइप हो गए और इतने हाइपर हो गए ना, दैट आई कांट डू एनीथिंग। जिसको मैंने पढ़ाया था उसका जेआरएफ हो गया, और पढ़ाने वाली पीछे रह गई, वो भी 2 नंबर से। क्यों? क्योंकि इमोशंस उस टाइम पे कंट्रोल नहीं करते हैं। शायद वो इंसान मेरे से इमोशनली बहुत सही था। मेरे दिमाग में होगा यू आर अ फेलियर। आई, मैंने वो चीज़ कंसिडर ही नहीं करी कि तू सुबह से पढ़ रही है, तू एग्जॉस्ट है, इट इज सेचुरेशन पॉइंट। एनी हाउ मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे को स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही उस टाइम पे, क्योंकि दिमाग सो चुका है मेरा सुबह से। वो कह रहा भाई बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ, आई गिव अप। तो उस टाइम मैंने एक चीज़ सीखी कि एक तो पेपर से 10 दिन पहले कभी कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करती मैं, और करती भी हूँ तो उसके मार्क्स नहीं देखती, सिर्फ रिवाइज करती हूँ। हाँ। दूसरा एक ये चीज़ सीखी कि अगर आप फैक्ट्स पे वीक हो, या आप जिस भी पार्ट पे वीक हो, उसके हमेशा आपके पास नोट्स होने चाहिए। जो आता है वो तो आता है, ऑलवेज गो फॉर सेपरेट नोट्स। और एक तो आपके पास ऐसा कंपाइलेशन हुई 20 25 पेज का, जिसमें पूरा सब्जेक्ट हो, सिर्फ उसमें फैक्ट्स लिखे हों, या सिर्फ वर्ड लिखा हो, एंड यू नो द वर्ड। तो वो चीज़ होनी चाहिए, सो दैट रिकॉलिंग आपकी कंटिन्यूसली होती रहे। और 5 दिन पहले आप वो वाला पार्ट बंद कर दो, लेंथी वाला, 5 दिन सिर्फ इसी 25 पेज को पढ़ लो।
गुड टू गो फॉर इट। और अपने टेस्ट कर लो, टेस्ट इन द सेंस टेस्ट पुराने करे हुए कर लो, नए मत करना वो कॉन्फिडेंस तोड़ देता है इंसान का। अब वो मेरे लिए इतना ना शॉक वाला सीन हो गया था वहाँ बैठ के। आई स्टार्टेड क्राइंग इन बिटवीन द एग्जाम कि मेरे से मैथ्स नहीं हो रहा है, आई कांट डू DI। इतनी कैलकुलेशन, मैं वहीं रोने लग गई, क्योंकि मेरी सेट ही खराब था, दिमाग ही खराब था उस टाइम पे। हाँ, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया कि आप ऐसे ऐसे जब करते हो तो आप एक टाइम पे फिर सीख जाते हो कि कैसे आपको बिहेव करना है, और उसके लिए आपको हायर स्किल्स चाहिए। यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, देन यू विल एबल टू परसीव दिस थिंग या दिस जो भी आपका है कॉग्निटिव, और दिस। क्लियर हो गया? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? टू मेक मीनिंग, पीछे ही बढ़ाया मैंने, टू अंडरस्टैंड, इसमें कॉम्प्रिहेंशन लिख कर तो भूल गए। टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली टू मेक मीनिंग आउट ऑफ द नॉलेज यू हैव। क्या? सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन ठीक है। ऊपर एक और है, फिर क्रिएट था, एक और है इसमें, इसमें एक कम है, दैट इज क्रिएट। में यही मिला है मुझे, जो भी था ये डायग्राम मिला मुझे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं पे रैप अप करेंगे, ठीक है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू मतलब क्योंकि न्यू आई है, ऐसा नहीं कि मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता। NEP का बहुत लोग ये भी बोल देते हैं, न्यू क्यों बोल रही है भाई, न्यू आई है तो आई से न्यू पॉलिसी नो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो आपकी यहीं पे ख़त्म है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो आपका बचा हुआ है सिलेबस वो हम अगली क्लास में कराएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट, ठीक है? टिल देन